यहाँ पे पैसा मिलेगा, बहुत है कमाने को पैसा कनाडा में। यही जवाब देंगे कि आप एक ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम में हो, एक्सपेक्टेशन आपसे यही है कि आप इसे आगे का खुद कवर करोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कनाडा आके एमबीए करनी है और आप किसी टॉप टियर यूनिवर्सिटी से एमबीए नहीं करनी है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। या आप प्लान करो एमबीए करने का, या आप कनाडा में एमबीए में आपका एडमिशन हो गया, ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने साहिल का इंटरव्यू लिया। ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एमबीए स्टूडेंट्स एट टीआरयू। उसके एक्सपीरियंसेस सुनो, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स सुनो और उसी से जानो कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, एमबीए किस तरीके से होती है, एंड टोटल उसका एक्सपीरियंस जानेंगे। आप इस वीडियो को देखो और इससे जो आपको नॉलेज मिलती है वो आप निकालो, ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि तेरा में पहले क्या बैकग्राउंड था एंड व्हाट वाज द मोटिवेशन कि चलो अब कनाडा चलता, बस हो गया मैं इंडिया में। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करी थी। कौन से कॉलेज से? डीसीएससी से, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। मैं शहीद सुखदेव से हूं। वैसे सुखदेव वही होता है ना जिसमें बीएमएस। हां, बीएमएस ही किया मैंने, बीएमएस फाइनेंस ही किया। उसी साल मैंने 2018 में खत्म किया था। नाइस। तो बीएमएस वाले साल में बीबीईबी एक शुरू किया था उन्होंने, मुझे वो भी मिला था खालसा कॉलेज में नॉर्थ में, उसको छोड़ के मैंने बीकॉम ऑनर्स ले ली थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी 2018 मैंने ग्रेजुएशन करी थी। जिस दिन मेरा लास्ट एग्जाम था उसके नेक्स्ट वीक ही मैंने जॉब स्टार्ट कर ली थी गुड़गांव में। पुब्लिसिस्ट सेपिएंट कंपनी है, फाइनेंस में था मैं तब। तो मैंने फाइनेंस में करा काम 2.5 साल। मतलब मेरा सही बताऊं तो ऐसा सीन था कि उस 2.5 साल में क्या करना है आगे फिगर आउट करने का चल ही रहा था कि अब मास्टर्स करनी है कि नहीं करनी। या उस टाइम पे मेरी जब ग्रेजुएशन खत्म हुई तब मैं एक्चुअल साइंस कर रहा था। कर ली होती तो बहुत बढ़िया बात होती। अच्छा, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक्चुअल साइंस में कुछ ऐसा होता है कि 100 में 100 नंबर लाने होते हैं? नहीं, पर हाँ हाई पासिंग होती है, पर 60-70 होती है, बहुत हाई नहीं होती। इट्स द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम इटसेल्फ। वो बेसिकली पूरा मैथ्स और स्टैट्स का एग्जाम है, तो इंश्योरेंस और जो मेरे सेक्टर के लिए। तो मैंने 2 एग्जाम दिए थे उसमें और दोनों हो गए थे मेरे। अब जो मेरा 3rd एग्जाम जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था तभी मेरी जॉब लगी थी। तो मेरी ये सो कॉल्ड नहीं एडल्ट लाइफ के साथ मेरी पढ़ाई मैनेज हो नहीं रही थी। मोटिवेशन खत्म हो जाती है, पैसा आने लगता है एक बार। एक ये भी रीजन था। दूसरा फिर ना मैं बहुत जल्दी ना वे करने लग जाता हूँ ऑप्शन। मुझे लगा कि जो मेरी अभी जॉब है और जो मेरा अभी पे पैकेज है और जो मैं एक्चुअल साइंस के बाद जो मेरी बिगिनर जॉब लगेगी उससे मैं थोड़ा ऊपर आ चुका हूँ। तो फिर मुझे लग रहा था क्या मुझे करना है, कि इतना पैशनेट था नहीं मैं उसके लिए। तो फिर मैंने सोचा भी वो नहीं करना। फिर मैंने 2-2.5 साल उसमें जो जॉब करी उसके साथ में मैंने एक डिप्लोमा भी किया था नारसी मुंजी से, जो डिस्टेंस वाला। तो यू कैन सी आई वाज ट्राइंग स्टफ, ठीक है। पर उसके बाद फिर प्लान्स ऐसे बने कि मेरे भाई का प्लान भी बन रहा था तब कनाडा आने का, और मेरे भाई सीधा पीआर से आया था और वो लंदन में अभी फिलहाल ओंटारियो में। और तो फिर मेरा भी प्लान बना। तो अभी हम पहुंच गए 2020 में जब मैंने अप्लाई किया। 2019 एंड और 2020 बिगनिंग में मैंने अप्लाई किया था। फरवरी 2020 में मुझे याद है मेरे को एमबीए का वो मिल गया था ऑफर लेटर। अच्छा, कहाँ अप्लाई किया था? टीआरयू किया? मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में किया था ओंटारियो में, जो सब वहाँ पे एजेंट बताते हैं। मुझे टीआरयू को पता ही नहीं चला था बहुत टाइम लेट तक तो। और फिर उसके अलावा मुझे याद है हमने शायद वीआईयू किया था या शायद नहीं किया था, पर मुझे पता था वहाँ जाना नहीं है क्योंकि लोकेशन बहुत रिमोट है। हाँ, ननाइमो फिर वो बिल्कुल अलग पड़ जाता है। तो वो मेरे को उसमें जाने का तो था नहीं। सच बताऊं तो मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था अपनी जॉब से। मुझे ये था कि अब जो भी मुझे कोर्स मिलेगा मुझे निकलना है, बस इंडिया से निकलना है। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गया था। तो फिर मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे कोई अच्छा कॉलेज, तो हम्बर कॉलेज में 1-2 एनालिटिक्स के कोर्स है, शायद बिजनेस एनालिटिक्स नाम से, तो उसमें मेरा अच्छे कोर्स है बहुत। और आर्ग्यूएबली मैं ये पता क्या होता है, हम इस पे शायद डिटेल में करेंगे बात, पर कोर्स से ज्यादा लोकेशन मैटर करती है। एक मैं सारे एमबीए वालों से ही सवाल पूछता हूँ, व्हाई नॉट अ पोस्ट बैक? एमबीए क्यों करना? सिंपल प्रैक्टिकल रीजंस तो ये है कि एक मास्टर्स डिग्री है, ठीक है, इसके आपको पीआर के ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो आप वो एक बेस लाइन कवर करके चलते हो। और फिर एक वो हमारी माइंडसेट भी होता है कि मास्टर्स करनी है वर्सेस एक डिप्लोमा। अब देखो नहीं मिलता तो फिर शायद मैं कर भी लेता डिप्लोमा। मिल गया था तो मेरे को लगा कि इट्स नॉट अ बैड आइडिया। इतना मेरा कोई पैशन नहीं था कि वो मेरे को मास्टर्स डिग्री करनी है, और अभी भी नहीं है, करते हुए भी नहीं है कि मुझे वो मेरे को मास्टर्स ही करना है, ये मेरे लाइफ का प्लान था। तो ऐसा तो है नहीं। अवेलेबल ऑप्शंस में से आई थिंक बेस्ट उस टाइम रीजनेबल ऑप्शंस में तो अभी कौन सा सेमेस्टर है तेरा टीआरयू में? मेरा लास्ट सेमेस्टर है और होपफुली मतलब 1-2 महीने का एक्स्ट्रा लग सकता है टाइम, क्योंकि मैं थीसिस कर रहा हूँ। उसमें मेरा थोड़ा सा लेट चल रहा है काम, ठीक है, पर हाँ लास्ट सेमेस्टर है कोर्स वाइज। फाइनली लास्ट सेमेस्टर है। सबसे पहले तो टीआरयू में स्पेशलाइजेशन है या नहीं है, कैसा है?
एमबीए में स्पेशलाइजेशन अभी तो नहीं है, बट नहीं ठीक है। अब बट वी कीप हेयरिंग कि क्योंकि अब इनके पहले प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास बच्चे नहीं थे ज्यादा, अब ऑल ऑफ अ सडन 1-1.5 साल में बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, तो अब इनके पास एक्चुअल में इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्पेशलाइजेशन ही चाहिए, वो सोल्यूशन है, वो भी नहीं कि किसी और के लिए कर रहे हैं, उनको खुद के लिए भी करना पड़ेगा, पर कब होगा पता नहीं। पर जो वो कोर्स बेस्ड के अलावा एक हमारा कंप्लीशन के 2 और ऑप्शन है, एक थीसिस बेस्ड है जो प्रोजेक्ट में हो सकती है, या एक एकेडमिक थीसिस है जो प्रॉपर थीसिस है। अच्छे ऑप्शंस हैं, किसी को बहुत पैशन हो रिसर्च के टुवर्ड्स, किसी को बहुत पैशन हो जो लगता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के टुवर्ड्स, तो उसे करना चाहिए। उसमें आप थोड़ा सा स्पेशलाइज कर सकते हो, जैसे मेरा एक साथ में एक दोस्त है, उसने एक डेटा एनालिटिक्स का एक प्रोजेक्ट खुद ही बनाया बीसी वाइल्ड फायर के ऊपर, तो वो उस पे प्रोजेक्ट कर रहा है। अब स्पेशलाइजेशन सो कॉल्ड नहीं है, पर उसके लिए वो कह सकता है कि उसने उसमें कंप्लीट कर लिया, अगर उसने इनिशिएटिव लिया है तो टीआरयू सपोर्ट करता है बहुत सारे चीजों में। एक्चुअली प्रोजेक्ट में टीआरयू, एक लास्ट सेमेस्टर समर में एक मेरी दोस्त ग्रेजुएट हुई थी, उसने अपनी कंपनी के लिए कंसल्टिंग प्रोजेक्ट किया था जो कि रियल एस्टेट में था। लोग ट्राई नहीं करते, सिर्फ ब्लेम करते हैं, तो पता नहीं चलता। तो एक वो भी ऑप्शन था और उसने किया। अगला क्वेश्चन मेरा है, एक्चुअली 2 क्वेश्चन है। पहला तो यहाँ के स्टडी सिस्टम में सबसे शॉकिंग थिंग क्या है? आई नो सबका अपना आंसर होता है। पहली बात, सबका इंडिया का एक्सपीरियंस और यहाँ का एक्सपीरियंस डिफरेंट इसलिए क्योंकि सबका इंडिया ही अलग है, सब अलग इंडिया से आते हैं, ठीक है। और उसके लिए क्योंकि मुझे पता है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एजुकेशन का लेवल इतना अच्छा नहीं, पर एक्सपोजर बहुत है, ठीक है। तो आप एक्सपोजर से इतना ज्यादा अमेज नहीं होते, पर कुछ लोगों के लिए वो ही सबसे बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज हो जाता है बहुत बार, ठीक है। सिमिलरली जो एजुकेशन साइड पे आते हैं, तो एजुकेशन साइड पे हाँ, यहाँ पे टीचर्स बहुत टीचर ना होकर लेक्चरर है, आपको वो लेक्चर ही देंगे। एक्सप्लेन थोड़ा सा इसके बारे में। इसको मैं यूँ बोलूंगा कि स्पेशली हमारे मास्टर लेवल में एक प्रोफेसर ना, अगर आप उसको जाके बोलो भी ना कि आप ऐसे डिटेल में नहीं समझा रहे हो, या आप थोड़ा सा निटपिकी होने के लिए कहते हो कि मेरे पे थोड़ा स्पेशल अटेंशन दो, तो वो थोड़ा सा आपको यही जवाब देंगे कि आप एक ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम में हो, एक्सपेक्टेशन आपसे यही है कि आप इसे आगे का खुद कवर करोगे। और मैं उसे गलत या सही नहीं बोलूंगा, यही गेम है, इसी को ऐसे ही खेलना है, ठीक है। तो और फिर सब लोगों का वैसा ही है, ठीक है। तो लेक्चर का मतलब है कि वो आपको आके पढ़ा के जाएंगे, उसमें डीप डाइव करना है या नहीं आपकी चॉइस है। आपको कैसे पास होना है, उसमें आपको ऑनलाइन सर्च कर करके पास होना है, किसी की हेल्प से पास होना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, आपकी चॉइस है। तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस डिफिकल्ट रख दी हैं आपके पास होने के लिए, तो हाँ एक प्रेशर है पढ़ने का, पर नहीं पढ़ोगे तो वो आपकी। बट मैं साथ में ये भी ऐड करूंगा कि ऐसा भी नहीं है कि टीचर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप अगर इंटरेस्ट दिखाते हो, आप अपना एफर्ट पूरा डालते हो, तो फिर आपको सपोर्ट मिलेगा। दिस डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर ऑफ कोर्स, ये जनरल बात नहीं है, पर मैंने देखा है मोस्टली कि अगर मैंने कभी रीच आउट किया है और अगर मैंने मेरा काम ड्यू डिलिजेंस किया है, मैंने अपनी तरफ से प्रेपरेशन की है, तो उसके बाद सपोर्ट भी मिल जाता है। और कुछ ऐसे प्रोफेसर भी मेरे को मिले हैं जो मेरे लिए मतलब रेफरेंस देने को भी तैयार है, जो नहीं देते हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबको नहीं दे सकते हो। और कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझे सीधा रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन ऑफर करी है, और कुछ बेकार भी बहुत मिले हैं। तो डिपेंड करता है। हाँ, वेरी जनरल क्वेश्चन, हाउ हैज टीआरयू हेल्प्ड यू इन गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ योर एमबीए? इसका एक शॉर्ट आंसर भी है, एक लॉन्ग आंसर भी है। शॉर्ट आंसर तो मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ जैसे सब बोलते हैं कि आप अपना आए हो तो बेस्ट करो जो भी है। मुझे लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यूबीसी में होता, या मैं विंडसर में होता, या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में होता, हो सकता है कि इससे ज़्यादा बेटर सिचुएशन पे होता, बट हो सकता है नहीं भी होता। तो वो मैं सोचता नहीं कि जिससे डिसअपॉइंटमेंट हो, ठीक है। एमबीए प्रोग्राम और नॉट, मैं डे 1 से जितना भी खुद को एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकता हूँ मैं करूँगा। हिट द ग्राउंड रनिंग। करेक्ट, स्टार्टिंग में। और प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरे 2 सेमेस्टर इनिशियली कोविड में थे, तो मतलब मैं इंडिया से कर रहा था, तो तब ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, तो मैं डेस्परेटली चीज़ें ढूंढ रहा था। तब मैंने एक्चुअल में टैक्स क्लब ज्वाइन किया था, वही एक अवेलेबल ऑप्शन था जो एक्टिव था। तो तब से लेकर अब तक मैं फिर बहुत चीज़ों में एक्टिवली इन्वॉल्व हो चुका हूँ। तो मेरा तो एक लेयर ये था कि एमबीए के साथ में मेरे को लोगों से कनेक्शंस बनाने, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, मैंने कभी पढ़ाई में ना कॉम्प्लेसेंसी नहीं दिखाई। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा करता रहा, पर मैंने अपनी तरफ से कभी ये नहीं करा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई ही फर्स्ट प्रायोरिटी रखने की कोशिश करता था। इसके रीजंस आपके बहुत सारे ये भी हो सकते हैं कि बहुत पैसे लगे हैं, या आप क्या करोगे इसके बाद, या ये भी हो सकते हैं कि अपने लिए सिंसेरिटी रख लो कि वो इंटाइटल्ड वाली फीलिंग आती नहीं है अगर आपने अपना एफर्ट ना दिया हो। मैं तभी हक से मांग सकता हूँ जब मैंने हक से अपना किया हो, मतलब वो वाली सिंपल मेरा अपना है। दैट सेड, एमबीए प्रोग्राम में बहुत कमियां हैं, किसी भी प्रोग्राम में कहीं पर भी आप कमियां ढूंढ सकते हो, ठीक है। और जब मैं एमबीए क्लब में था, मैंने एमबीए क्लब को दोबारा स्टार्ट किया, और
सब MBA स्टूडेंट्स को दोबारा साथ लगे, मैं सबको यही एक चीज़ एडवोकेट करता था कि ये तो हमें पता है कि प्रॉब्लम है, हम कर क्या सकते हैं उससे देखेंगे। आई नो इट मैटर्स कि कहाँ पे एडमिशन होता है, बट एक बार हो गया है तो उसके बाद डजंट मैटर। मेरे को जानना है कि कितना पैसा लग चुका है अभी तक, कि रियलिस्टिक भाई कि इन लोग को बता दो कि भाई इतना खर्चा के लिए तैयार रहना, अगर यहाँ पे आगे फीस निकल गई गुड, नहीं निकली तो एटलीस्ट यू शुड हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। सीधा सीधा $50,000 तो फीस के ही हो गए। एंड बहुत लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि ना इंडिया में एजेंट्स मिसगाइड करते हैं कि आपकी एक साल की फीस $15,000 है। क्या यहाँ पे फीस पर ईयर के हिसाब से काम करती है या फिर पर सब्जेक्ट के हिसाब से? ओह वो मुझे याद आई थी, बहुत अच्छे, क्योंकि मुझे भी ये कंफ्यूज किया था। मुझे ना स्टार्टिंग में एडमिशन के टाइम कभी समझ ही नहीं आया था सेमेस्टर्स कितने हैं और कितने साल, क्योंकि उन्होंने बोला था फर्स्ट ईयर की फीस भरनी है आपको एज पार्ट ऑफ द परमिट। गलत वर्डिंग है ये, करेक्ट, एक साल की फीस, जबकि वो 8 मंथ्स की थी, 8 महीने की थी, और जो कि 2/3 ऑफ द ईयर होता है, और पूरा प्रोग्राम 24 मंथ्स का है, तो सिर्फ 1/3 फीस थी वो। MBA में तो ऐसा ही था कि क्योंकि वो फर्स्ट 8 मंथ्स के लिए एक मतलब जो हमारा MBA का फर्स्ट ईयर GDBA बोलते हैं उसे, 5000 लेवल कोर्सेज, तो उसकी फीस थी वो, ठीक है, तो वो 2 सेमेस्टर्स की थी। उसके बाद 2 बार फीस बढ़ चुकी है, हर फॉल में फीस बढ़ाते हैं और उसमें बढ़ती है इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट। करेक्ट, तो इस हिसाब से फिर वो 15 की 45 होनी चाहिए थी, पर साथ में और इधर उधर के एक्सपेंस मिला के 50, मैंने लास्ट जो देखी थी तो 49 समथिंग तक मैं टोटल पे कर चुका हूँ। $50,000 अब कर चुका हूँ मैं, आते तो पे कर चुका है। इसके अंदर लिविंग एक्सपेंस इंक्लूडेड, कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है इसमें। और इसमें जैसे हमने कभी छोटे मोटे मतलब ऐसे बुक्स खरीदे हैं या सॉफ्टवेयर्स के लिए या लाइसेंस फीस दी है, जैसे कल ही मेरा एक सिमुलेशन है उसके लिए पे करना है $40, ऐसे कर करके एक रफली में बोलूँ तो $500 उसके भी मान लो। लिविंग एक्सपेंसेस ऑल्सो सबके अपने डिपेंड करते हैं, पर जो लोग वैसे बोलते हैं 600-700 लगेंगे, वो तो मेरे को कभी नहीं दिखा कि 600, मेरा तो 1200 तो मिनिमम लग जाते, मिनिमम। मेरा खर्चा बहुत ज्यादा है। हाँ, पिछले 20 साल में इतनी इन्फ्लेशन नहीं देखी है। जब मैं आया था फ्यूल वाज $1.10, आज कितना डलवाया? 180 तो हो गया होगा, 185 मिनिमम चल रहा है, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल क्या है यहाँ पे MBA का, एकेडमिक डिफिकल्टी लेवल? आई थिंक एक्सपेक्टेशन का गेम है, पर डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि पासिंग मार्क्स ज़्यादा है। आप किसी भी 2 असाइनमेंट्स मतलब जो हमारे जितने भी सब टेस्ट्स होते हैं, किसी में भी अगर आपके 60s या 70s आ रहे हैं तो आपकी एवरेज मतलब ऐसा है कि अगर आप 70 के क्लोज आ जाओगे तो आप फेल हो सकते हो। 70 पे तो आप फेल ही हो ना। 70 से नीचे फेल हो, और 73 से नीचे टेक्निकली फेल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इनका क्लॉज भी है कि अगर आपके 2 बार B- आते हैं जो 70 से 73 के बीच में, तो ये आपको प्रोग्राम से किक आउट कर सकते हैं। कम लोगों को होते हुए देखा है मैंने, पर एक क्लॉज है तो लोगों के दिमाग में प्ले तो करता ही है। हाँ, तो करेक्ट, तो ऐसा होता ज़रूर है, तो इसीलिए 73 मान के चलते हैं सब। तो 73 मतलब सिर्फ 27% का लूजिंग मार्जिन है। वो कभी कभी अगर एक दोस्त खराब चले जाए, एक मिड टर्म खराब चला जाए तो बहुत रिस्की हो जाता है, बहुत क्लोज आ जाता है फेल होने के। मतलब 73 ला के भी बंदा बॉर्डर लाइन पास हो रहा है। हाँ, बॉर्डर लाइन पे पास हो रहा है। हाँ, ये डिफिकल्टी है। कुछ प्रोफेसर्स थोड़े से टफ हैं, कुछ कोर्स अपने आप में ही टफ हैं, जैसे एक दो कोर्सेज, एक स्टैट्स का कोर्स लोगों को डिफिकल्ट लगता है, एक डिसीजन एनालिसिस हमारा थोड़ा सा वो लोगों को मतलब कुछ चीज़ें हैं डिफिकल्ट, पर मोर और लेस लोगों को लगता है कि प्रेशर गेम है। बट आई थिंक सब MBA प्रोग्राम डिज़ाइन ही ऐसे होते हैं कि वो प्रेशर लगे, तो ठीक है। मतलब गिव मी अ लिस्ट ऑफ ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर यू आर इन्वॉल्वड ऑन कैंपस, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। फर्स्ट वाज आई थिंक टैक्स क्लब. I started as a volunteer, then I became thing in operations, and then I became director in operations something, and then I left. Then I started the MBA club again. फिर I became the president that. Yeah. उसके अलावा I have been teaching assistant for 3 semesters. किस सब्जेक्ट के लिए? वही decision analysis के लिए. Teaching assistant is a paid job. It is a paid job. Trusu. I got in. What is Trusu? If you want to give a very little brief. ट्रूसू जिस बिल्डिंग में हम हैं, स्टूडेंट यूनियन, हर नॉर्थ अमेरिका में स्टूडेंट यूनियन का या फिर स्टूडेंट मूवमेंट का गेम बहुत बड़ा है। हाँ, जैसे इंडिया में भी स्टूडेंट यूनियन बड़ी मानी जाती है बड़ी यूनिवर्सिटी से, पर वो बहुत पॉलिटिकल साइड पे है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइड ना होके पहली बात तो मैं बोलूँगा पैसा बहुत है इनके पास, दूसरा एक्चुअल आपको ऑन ग्राउंड काम बहुत दिखता है। पॉलिटिकल मैंने इतना एफिलिएशन देखा नहीं, पर पॉलिटिकल लॉबिंग बहुत देखी है, मतलब डिसीजंस इन्फ्लुएंस करना बिगर लेवल पे, वो देखा मैंने। तो स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे सब स्टूडेंट मूवमेंट जैसे सब इलेक्ट होके आते हैं वैसा है। 1 साल का बोर्ड रहता है, मई टू नेक्स्ट अप्रैल। तो इस में से मैंने स्टार्ट किया था वाइस प्रेसिडेंट सर्विसेज। तो ये 4-5 कैटेगरीज हैं, यूनिवर्सिटी अफेयर्स, एक्सटर्नल, इक्विटी,
कुछ भूल रहा हूँ मैं, और फिर सर्विसेज। तो सर्विसेज में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और positions are also paid positions. they are all, everything you do except if it says volunteer it is supposed to be paid. Nothing you do here is for free. और जैसे BCMBA गेम्स हुआ था तो उसमें मैंने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ज्वाइन कर ली और MC कर लिया था। फिर एक दो बार मैंने कुछ मतलब कोई ग्रेजुएशन इवेंट में होस्ट कर लिया, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी। हाँ यही सब, और फिर वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ जहाँ मिली। And on top of everything, he also has a very nice job. You had I still have a good job, I'd like to believe, but yeah. Part time wali. हाँ, मतलब honestly, I am very thankful. It was one of the best jobs with one of the best managers. If he ever hears this, nice. He is a really nice guy, and job was also good because it allows you to get that extra money. So that extra money always helps. And I think sales really builds personality. Oh yeah, I mean, so if you interact with 50 people a day, nobody can stop you from getting better at conversations and learning the culture and fitting into it. I agree. Okay, what is the salary that you expect? कि भाई इससे नीचे तो it's a loss for me and इतना मैं deserve. Whatever you want to tell. कि भाई क्या expectation है realistic? Give me a bracket. I don't want a number, of course. ये actual question मेरे को भी सोचने में मजबूर कर रहा है, क्योंकि जब मुझे याद है जब हम लोग प्रोग्राम में एडमिट हो चुके थे और जब मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था तो हम लोग वी वुड आस्क अराउंड कि सीनियर्स का कितना पैकेज लग रहा है और वो सब। तो पहला तो शॉकर ये लगा था कि सबकी अच्छी जॉब लगती ही नहीं है, ठीक है। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे इंडिया में बहुत ऐसा होता है ना, सबकी कॉर्पोरेट में जॉब लगेगी, चाहे सब 6 महीने में निकाल दिए जाएंगे, पर जो भी है ये सब होता है। तो पहली बात, सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। कोई लोग PR के लिए जॉब्स कंटिन्यू करते हैं, कोई रिस्क लेते हैं, कुछ भी करते हैं। तो मेरे को पता चला था जब स्टार्टिंग में, तो मैं सुनता था ना किसी की $50,000 की जॉब लगी, मैं बस इतनी, मैं तो सोचता था ऐसे, क्योंकि हम लोग मूवीज देखते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। तो अब अगर मैं ग्लास डोर पे जाके एक नॉर्मल फाइनेंस एनालिस्ट की जॉब देखता हूँ, 70K 80K दिखाता है वो, तो मेरे को तो लगेगा ना कि 50K कम है। करेक्ट, वो रियलिटी है नहीं। तो पहले, और ऊपर से कैमलूप्स है, कैमलूप्स की एक छोटी कम्युनिटी होने की वजह से वो भी एक डिफर करता है। इनिशियल 1 साल तो मुझे यही लगता रहा कि शायद अच्छी जॉब लगेगी नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था किसी की लग रही हो, कोई एक तो एग्जाम्पल हो। पर फिर रिसेंट में जो अब मैं ग्रेजुएशन क्लोज आया तो अब ज़्यादा दिखने लगा दिखा है, तो और अब कोविड से हम बाहर भी आ गए हैं, ऑल्दो नेक्स्ट ईयर पता नहीं क्या होगा, बट इस वजह से इट्स नॉट बैड। एंड थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रीसेटिंग भी हुई थी, पर इट्स नॉट बैड। Anything above 50K or 40K is not bad to begin with, क्योंकि it helps। यहाँ पे पैसा मिलेगा, बहुत है कमाने को पैसा कनाडा में, बट आपको राइट करियर पाथ में स्टार्ट कर लेना चाहिए, और फिर उसमें आप, क्योंकि बहुत जल्दी ग्रोथ होती देखे मैंने लोगों को यहाँ पे, स्पेशली इंडियंस की, फॉर नो सरप्राइजिंग रीजंस। वी गिव एवरीथिंग टू वॉट एवर वी हैव, तो इसीलिए हो जाता है फिर। पर मतलब एक मुझे ये भी लगता है कि हमें और कोई तरीका पता भी नहीं है जीने का। और क्या करना होता है, पैसा। TRU, MBA, Kamloops, are you planning to move out of Kamloops immediately, definitely, at some point in your life? What is the future? मैं बहुत टाइम से ये सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे ब्रदर ओंटारियो में है, तो इवेंचुअली आई वांट टू मूव आउट एंड बी विद देम। बट अभी इमीडिएटली नहीं, क्योंकि अभी मेरी जॉब लग गई है, इट्स अ गुड जॉब। एंड do you want to tell about your job? Yeah, so final placement sort of, okay, this is your I think job. I would say that अक्टूबर में, मतलब इन समर आई वाज ट्राइंग फॉर अ फ्यू अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये सोच के कि अब लास्ट सेमेस्टर है, ट्राई करना शुरू कर देते हैं। इट्स मेरे हिसाब से तो सबको ये करना चाहिए कि ट्राई करना शुरू कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा मना ही कर देंगे। तो ऐसे ट्राई करना शुरू किया, तो मैंने यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करी थी जॉब्स, तो TRU के अंदर। तो क्योंकि लोग सोचते नहीं, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी इज लाइक अ कंपनी, इट्स अ बिग मनी बिजनेस क्लियरली। तो हर क्लाइंट $50,000 लेके आ रहा है। यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग में करी थी, मैंने फाइनेंस में भी करी थी जॉब्स अप्लाई, और मैंने एक करी थी, 1-2 प्रोफाइल्स रहती थी जो थोड़ी सी डेटा और एनालिटिक्स रिलेटेड थी, मेरे को उसी में जाना है इवेंचुअली। तो ये वाली जो प्रोफाइल है ये सिस्टम्स और रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। सिंपली पुट, जो भी TRU का बैक एंड सिस्टम्स हैं सबकी मेंटेनेंस, देयर इज अ थिंग कॉल्ड बैनर, एक टूल है, एक वेब, तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ कनाडा में यूज़ करती हैं। हमारा जो माई TRU वो सब बैनर पे ही चलता है, वो उसका फ्रंट एंड है। तो उसकी जितनी भी बैक एंड, वो एक क्वेरी मॉडल पे काम करता है बेसिकली। हमारा जो TRU का डेटाबेस है और SQL SQL की क्वेरीज पे चलता है वो। तो एक ये बिगर फ्रंट है इस काम का, इसी की मेंटेनेंस, और एक फ्रंट है रिपोर्टिंग से रिलेटेड, इसी डेटाबेस से रिलेटेड रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स को,
तो मतलब मुझे मेरे पसंद की जॉब लग रही थी और इंटरव्यू हुआ, रिग्रेस था, एक टेस्ट भी हुआ पर अच्छा हुआ इवेंचुअली, और अक्टूबर में मैंने फिर स्टार्ट करी ये जॉब। आई थिंक इट विल साउंड प्रीची, बट मुझे लगता है कि मेरे एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से ही मुझे जॉब मिली है। सिंपली पुट, मेरे पास एक डायरेक्ट लॉजिक रीज़न भी है इसका। मैं जब टीचिंग असिस्टेंट था तो टीचिंग असिस्टेंट सारे यहाँ पे क्यूपी के अंदर आते हैं। क्यूपी यूनियन है, कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉइज़, उस यूनियन पोजीशन में था मैं। वो यूनियनाइज पोजीशन होने की वजह से ये वाली जो पोजीशन थी, इसमें पहली प्रेफरेंस थी कि ओनली इंटरनल क्यूपी एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई। तो मतलब मैं एलिजिबल टू अप्लाई था, जबकि मैं एलिजिबल नहीं था पोजीशन के लिए ओवरऑल। शायद 4 years विद बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ चाहिए थी, करेक्ट, पर उनको शायद बेटर कैंडिडेट नहीं मिला होगा और मैंने अप्लाई कर दिया था। यही मैं एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे इतनी स्टाफ शॉर्टेज है कि यू शुड थ्रो इन योर हैट थिंग इन द हैट। तो यही हुआ कि फिर मैंने अप्लाई कर दिया था, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी, जबकि मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, उनको बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। और अभी मेरी क्लासेस भी चल रही, तो मेरी एक क्लास चल रही है अभी, तो वेडनेसडे फॉर 3 hours आई एम गॉन एंड दे अकोमोडेट फॉर दैट एक घंटा एवरी डे। तो इतना सब वो नहीं करते किसी के लिए, पर उनको नीड थी तो उन्होंने किया। और फिर मेरी जो स्किल्स में, मेरे बहुत सालों से मैं एक्सेल करता भी आ रहा हूँ और मैंने पढ़ाया भी है, और जो मेरा टीचिंग वो काम आया होगा, आई एम अज्यूमिंग। और मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द फील्ड, वो तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। डू यू नो एनीवन जो टीआरयू में तेरा दोस्त है जो काम करना चाहता है, पार्ट टाइम की बात कर रहा हूं मैं, कैमलूप्स में, और उसके पास जॉब नहीं, जो काम करना चाहता है एंड दे वर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब? मतलब किसी ने अगर ट्राई इनफ ना किया हो तो एक, मैं somebody wants to work, are they able to find a job within 2 नहीं, करेक्ट, वो डेफिनेशन यही होती है अनएम्प्लॉयड की, आप ट्राई तो कर रहे हो पहले, तो नहीं, कोई भी नहीं है, सबको मिल जाती है जॉब बहुत है, घर नहीं है। बेसिकली ये होता है कि कैमलूप्स के बारे में ना बहुत लोग ये रहता है कि छोटा सिटी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आप किसी टीआरयू के रैंडम बंदे को रोक के भी पूछोगे ना कि अगर आप मतलब 2 महीने से ज्यादा है टीआरयू कैमलूप्स के अंदर, दे हैव अ जॉब यहाँ पे। काम इतना है कि आप पढ़ाई छोड़ के सिर्फ काम भी कर सकते हो, बहुत काम है, 3 4 5 जॉब्स भी कर सकते हो। 15 नवंबर से आई एम एलिजिबल टू वर्क फुल टाइम, करेक्ट। आज मैं शेड्यूल नहीं था, सुबह 8 बजे मेरे मैनेजर का फोन आया कि भाई आ सकते हो, उसको पता है आज 15 इमीडिएटली नीड है, मैंने कहा भाई नहीं आ सकता, मेरी क्लास है आज मेरा फुली पैक्ड डे है। जो लोग टीआरयू आ रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है अभी, और जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? क्योंकि मैं खुद को भी क्या ही बोलूं, मेरे को भी क्या ही पता था, और यू फिगर आउट थिंग्स एज यू गो, सो फर्स्ट बी रेडी टू फिगर आउट। इतना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, यू टॉक टू मिलियंस ऑफ पीपल, यू डोंट नीड टू डू दैट, इट्स योर फर्स्ट टाइम, हर सबका फर्स्ट टाइम एक ही बार आता है, उसको एक्सपीरियंस करो अपने तरीके से। जैसे आई विल टेल यू वन स्मॉल बिट, एक अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो भी आया, वो उसको टिम हॉर्टन जाना है, उसको पहले देखना है, और जो लोग उसके साथ पहले से आए हुए, क्या तू टिम हॉर्टन जाएगा, तो मतलब क्यों नहीं जाएगा, वो तुम भी तो गए थे ना पहली बार, अपना अच्छे से इंजॉय करो, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, वेस्ट मनी इंजॉय करो फॉर अ ब्रीफ पीरियड, बट उसके बाद प्लान बना लो, क्योंकि आपको अपने एनवायरनमेंट को देख के पता चल जाता है कि मुझे यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सेटल करके और प्लान कर लो। वन थिंग इज नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एजुकेशन, क्योंकि इतना पैसा लगा के आ रहे हो, ऐसा ना हो तो कोर्स रिपीट करना पड़े, या कोर्स रिपीट करने की पेनल्टी क्या है? बहुत, एक तो पैसे, ऊपर से फिर आपके वो ट्रांसक्रिप्ट में जो एक एफ लिखा आ जाएगा, वो हमेशा ही रहेगा, तो दैट इज नॉट वर्थ इट। When you applied for the job, TRU ने ट्रांसक्रिप्ट मांगी होंगी, yes, so here's your answer कि भाई why do you need to focus on your studies? आई थिंक ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन टाइप बन गई है कि ग्रेड्स डोंट मैटर टाइप्स की। भाई यहाँ जितनी भी मैं जॉब्स अप्लाई करता हूँ, कोऑप एटसेट्रा, इनफैक्ट मेरी जो अभी सेल्स की जॉब है उसके अंदर भी दे आस्क फॉर माय ट्रांसक्रिप्ट्स। I'll tell you why people say it's a contextual thing to say grades don't matter. Grades don't matter for people जब आप already अच्छे हो, मतलब 2 candidates हैं, अगर दोनों अच्छे हैं, दोनों के पास स्किल्स है, एक बहुत ग्रेड में अच्छा है, एक स्किल्स में ज्यादा अच्छा है, तो शायद स्किल्स को प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि वो एक्चुअल काम है। पर जिसके ग्रेड्स कम है और स्किल्स भी नहीं है, वो आ भी नहीं रहा है इंटरव्यू के लिए। fair point, and I think grades show discipline. If not knowledge, then grades discipline दिखाते हैं कि अच्छा, even though 12 में से 8 सब्जेक्ट मेरे फेवरेट नहीं थे, I still did what had to be done at that point. I'll also say it is like completing your task. Like for example, if you work या जॉब करते हो, आपके मैनेजर ने आपको कुछ बोला कि ये काम करके दो, आपको नहीं इंटरेस्ट उसमें, काम तो काम है ना, करके दोगे ना, वही प्रोजेक्ट करना है या अपना काम करना है। That is an accurate reflection of your belief, exactly. बहुत लोगों के समझने की जरूरत है, but great answer भाई, मजा आ गया।
टीआरयू में ऑन कैंपस जॉब के बारे में मुझे क्या बता सकता है? पहले अब तो बहुत बुरा होने वाला है टीआरयू के साथ, क्योंकि ऑन कैंपस जॉब्स की बहुत वैल्यू थी, क्योंकि बाहर काम नहीं कर सकते थे। तो और टीआरयू ये एक बहुत अच्छी बात है कंपेयर टू एनी कॉलेज। टीआरयू यूनिवर्सिटी है तो बड़ी है तो जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप एक लाइब्रेरी से लेकर इतने सारे फूड ऑप्शंस हैं, ये यूनियन है, टीचिंग असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, स्टूडेंट एम्बेसडर, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया एम्बेसडर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप पेड पोजीशंस ले सकते हो। और उनकी वैल्यू थी नवंबर 15 से पहले तक, क्योंकि अभी देखना है क्या करेगा हाँ, अभी या तो उन्हें मिनिमम वेज देना बंद करना पड़ेगा, जो कि उससे उतने पे देते थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि बाहर एम्प्लॉयर्स ज़्यादा करेंगे, उनको ज़्यादा नीड है अंदर से। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट अभी तक तो ऑन कैंपस जॉब्स की बहुत वैल्यू थी। और अभी एटलीस्ट आई वुड से ऑन कैंपस जॉब के लिए कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा, लोग कम हो जाएंगे। देयर लाइक मैं अपनी करंट जॉब को एक्सटेंड कर ले, व्हाई डू आई हैव टू ट्रैवल बैक। आल्सो यू गेट द बेनिफिट ऑफ डूइंग ओवरटाइम। पहली बात, आप 2 जॉब्स करोगे आपको ओवरटाइम नहीं मिलता, एक जॉब में ओवरटाइम मिलता है। सेकंड, आपको इसको पीआर को इंडियन मेंटालिटी है, मतलब इट्स जस्ट मैथमेटिकली एक्यूरेट। ऑल्सो सेकेंड थिंग ये भी है कि आपको अगर उसमें कंटिन्यू करना है तो आप वही असिस्टेंट मैनेजर या कुछ बन सकते हो, और फिर पीआर में हेल्प हो सकती है। मेरे पास बहुत लोग ये कमेंट करते हैं, इज इट वर्थ कमिंग टू कनाडा? आई डोंट नो, वर्थ की हर बंदे की अलग डेफिनेशन होती है। बिल्कुल। तो डू यू थिंक इज इट मे बी नॉट इवन कनाडा, इज इट वर्थ डूइंग एन एमबीए एट टीआरयू? अच्छा, एमबीए एट टीआरयू अगर किसी ने डिसाइड कर ही लिया है कि बाहर आना ही है और बढ़ना ही है, तो डेफिनेटली वर्थ इट है। $50,000 या जो भी अब बढ़ जाएगी फीस, वो इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ के डिप्लोमा भी अब इतनी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो अगर मिल रहा है तो वाई नॉट, क्योंकि पीआर में हेल्प हो जाएगी। और एक आप हमेशा के लिए एक फ़ायदा है कि आप एक मास्टर्स डिग्री कर चुके हो, तो आप फॉर एग्जांपल कभी अपने करियर में आगे ग्रो करते हो तो आपको कभी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास एक मास्टर्स डिग्री होती, या आप बाद में सोचते हो। कई लोग सोचते हैं कि हम पीआर के बात कर लेंगे, आई डोंट, नहीं होता भाई। हाँ, आई डोंट से कि ये बैड आइडिया है, बट हो नहीं पाता। दोबारा से कौन जाता है वापस स्टूडेंट लाइफ में, स्पेशली एक बार इतना रिगरस पढ़ने के बाद। तो अगर ऑप्शन मिल रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर किसी को आना हो तो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ एंड व्हाट यू आर विलिंग टू पुट इन, नॉट जस्ट अबाउट केपेबिलिटी। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत एकेडमिकली रिगरस प्रोग्राम में नहीं जाना चाहते हो, या मैं बहुत भी नहीं बोलूँगा, बट हाँ एकेडमिकली रिगरस है, आपको रूटीन पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको यू हैव टू बी अपडेटेड ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन, यू हैव टू कीप स्टे ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। अगर आपको वैसा नहीं करना है, थोड़ा सा और चीज़ हमें, जो कि गलत बात नहीं है, सबकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो करना है तो एक आप और प्रोग्राम्स देख सकते हो, थोड़ा एमबीए प्रोग्राम या जो फिर डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी जो स्पेशलाइज प्रोग्राम्स है, जैसे फाइनेंस में, इवन सप्लाई चेन आई हैव सीन दे टेंड टू बी ऑन अ डिफिकल्ट साइड, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन who we are talking to, right? So you should always know your caliber. And the second thing would be to, if you can, try to be, if you have come here, try to know as many people as you can. Abhi, if you don't have connections here, think of how you made connections back home. हमारे पास बहुत साल थे, हमने ओवर टाइम धीरे धीरे करके फ्रेंड्स, कनेक्शंस, फैमिली मेम्बर्स के थ्रू बनाए। यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है, तो हमारे को whenever you're out, अगर आप किसी से मिल चुके हो तो दोबारा मिलो उससे। आप एक बार मिलोगे, 2 बार मिलोगे, 5वीं बारी में आपका वो दोस्त बन जाएगा। शायद आपको पता नहीं, वो 10वीं बारी में काम भी आ जाए। और सिर्फ काम आना भी नहीं, यहाँ पर यू आर अलोन अवे फ्रॉम फैमिली। कनेक्शंस और जो लोग हैं, फर्स्ट दे मेक यू फील एट होम, सेकेंड दे विल हेल्प यू व्हेन यू नीड देम द मोस्ट, एंड मे बी यू कैन हेल्प देम। तो इसीलिए ट्राई टू मेक कनेक्शंस, ट्राई टू मीट पीपल, बट इस चीज़ को प्रेशर की तरह या किसी काम की तरह नहीं करना चाहिए। इन्जॉय द प्रोसेस। कोई ऐसे एक गोल के लिए मत जाओ कि ये करना है मेरे को, कुछ ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कभी भी अचीव हो जाएगा। इन्जॉय एवरी डे प्रोसेस। रोज़ जो भी कर रहे हो, जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व हो, उसे अच्छे से इन्जॉय करके करो, तो सबके साथ वो एनर्जी रेजोनेट होती है एंड इट कम्स बैक। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। कोई भी वीडियो बनाने का पर्पस ये होता है कि मैं आपके साथ कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस शेयर करूं सिवाय मेरे। तो ये था साहिल का एक्सपीरियंस। आप बताओ आपको कैसा लगा, कुछ भी क्वेश्चंस है कमेंट्स में डालो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, कुछ ना कुछ वहाँ पे नया मैं स्टोरीज वगैरह डालता रहता हूँ मेरे डेली बेसिस पे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।